बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे पर गिरफ्तार किया गया और दिल्ली में इकट्ठे हुए एक सैन्य आयोग द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मुगल वंश का अंत हो गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की सलाह पर भारत की महारानी की उपाधि ग्रहण की। 180 विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत देखा। अगस्त में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत पर कंपनी की शासकीय शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। 181 भारत के शासन को संभालने के लिए एक नया ब्रिटिश सरकारी विभाग इंडिया ऑफिस बनाया गया था और इसके प्रमुख भारत के राज्य सचिव को भारतीय नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। भारत के गवर्नर जनरल को एक नया खिताब मिला, भारत का वायसराय, और उसने इंडिया ऑफिस द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू किया। कुछ पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र जैसे स्ट्रेट सेटलमेंट अपने आप में उपनिवेश बन गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें भारतीय उच्च जातियों और शासकों को सरकार में एकीकृत करने और पश्चिमीकरण के प्रयासों को समाप्त करने की कोशिश की गई। मूलतः पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरशाही बनी रही, हालांकि दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया। विद्रोह के कारणों की तलाश में अधिकारियों ने दो चीजों पर ध्यान दिया, धर्म और अर्थव्यवस्था। धर्म के बारे में यह महसूस किया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह की स्वदेशी परंपराओं में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया गया है। अर्थव्यवस्था के बारे में अब यह माना जाता है कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए पिछले प्रयासों ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं और वफादारी के बंधनों को कमजोर कर दिया था, जिससे किसान व्यापारियों और साहूकारों की दया पर निर्भर हो गए थे। परिणाम स्वरूप नए ब्रिटिश राज का निर्माण आंशिक रूप से परंपरा और पदानुक्रम के संरक्षण पर आधारित एक रूढ़िवादी एजेंडे के इर्द गिर्द किया गया। राजनीतिक स्तर पर यह भी महसूस किया गया कि शासकों और शासितों के बीच परामर्श की पिछली कमी विद्रोह में योगदान देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक था। परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर भारतीयों को सरकार में शामिल किया गया। हालांकि यह सीमित पैमाने पर था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई थी, एक नए सफेदपोश भारतीय अभिजात वर्ग के निर्माण के साथ, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों के खुलने से और बढ़ावा मिला। इसलिए पारंपरिक और प्राचीन भारत के मूल्यों के साथ साथ एक नया पेशेवर मध्यम वर्ग उभरने लगा था, जो किसी भी तरह से अतीत के मूल्यों से बंधा नहीं था। उनकी महत्वाकांक्षा को केवल नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से ही प्रेरित किया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम अपने भारतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों के प्रति उन्हीं कर्तव्यों से बंधे हैं जो हमें अपने अन्य विषयों से बांधते हैं। ये हमारी आगे की इच्छा है कि हमारे विषय चाहे किसी भी जाति या पंथ के हों, उन्हें हमारी सेवा में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भर्ती किया जाए। वे कर्तव्य जिनके वे अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी से योग्य हों, उन्हें उचित रूप से निर्वहन करने के लिए प्रशस्ति पत्र आवश्यक। इन भावनाओं पर अमल करते हुए 1880 से 1885 तक वायसराय रहे लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शक्तियों का विस्तार किया और इल्बर्ट बिल के जरिए अदालतों में नस्लीय प्रथाओं को हटाने की कोशिश की। लेकिन एक समय में उदार और प्रगतिशील नीति अगले समय में प्रतिक्रियावादी और पिछड़ी हो गई, जिससे नए अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ और पुराने दृष्टिकोणों की पुष्टि हुई। इल्बर्ट बिल का असर सिर्फ इतना हुआ कि इससे श्वेत विद्रोह हुआ और कानून के सामने पूर्ण समानता की संभावना खत्म हो गई। 1886 में सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के उपाय अपनाए गए। 1857 से पहले बंगाल आर्मी ने प्रेसिडेंसी सेनाओं पर अपना दबदबा कायम रखा था और विद्रोह के बाद इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सेना में बंगाली टुकड़ी का आकार कम हो गया। 182 बंगाल सेना में ब्राह्मणों की मौजूदगी कम हो गई, क्योंकि उन्हें विद्रोहियों के रूप में प्राथमिक भूमिका दी गई थी। सिपाही संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्पष्ट असंतोष के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पंजाब में बंगाल सेना के लिए भर्ती